इस वीडियो में डिस्कस किए हुए सारे ही स्टॉक्स आपने कभी न कभी मुझसे पूछे थे और समय की कमी की वजह से मैं उनको डिस्कस नहीं कर पाया था। साथ ही किसी ने बोला कि मेरे वीडियोस में ऑडियो के लेवल्स वॉल्यूम जो है वो थोड़ी कम आती है, तो मुझे बताना इस वीडियो में ये ठीक हुआ या नहीं। पहला स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड। सोलर पावर से रिलेटेड कोई भी स्टॉक हो आजकल बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। इस स्टॉक में भी अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, लेकिन जो इसका पीई है वो अभी अपने इंडस्ट्री पीई से बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस वीडियो में या इसके बाद वाले आने वाले सारे ही वीडियोस में जिन भी स्टॉक्स का पीई बहुत ज़्यादा होगा उसके इंडस्ट्री से, या फिर कह सकते हैं अगर हम लोग इसे पीई रेशियो में आके चेक करें तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इसका मीडियन यहाँ है, पीई यहाँ है, बहुत ही ज़्यादा अभी ये महंगा दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर इसको 3 साल का भी करके देखेंगे तो भी आपको मीडियन से ये बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब जितना इसको खरीदना चाहिए था उससे ज़्यादा लोगों ने इसे खरीद रखा है। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा डिस्कस करके इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म का अगर हम लोग इसका चार्ट देखें, अगर मैक्सिमम टाइम का हम लोग इसका चार्ट देखें तो पहले कुछ अट्रैक्टिव नहीं था, एक कंसोलिडेशन मोड में चलता था। मतलब इसको बोलते हैं ना वेव लेंथ वाली, जो एक ही वेव में चलती है, एक हाई बनाता है, उसी हाई को ये कुछ साल के बाद दोबारा जाके टच करता है। लेकिन यहाँ पे इसने इसको तोड़ा और उसी को फिर सपोर्ट लेके वहाँ से अच्छा इसने मूव दिखाना शुरू कर दिया है अभी। तो अब ये कहाँ तक जाएगा नहीं पता, लेकिन मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इतनी हाई पे तो एंट्री नहीं करूंगा और पीई रेशियो भी वही बता रहा है। इसे हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अगर इन केस कभी हमको ये 900 के नीचे जाता हुआ दिखे तो आप मुझे पिंग कर सकते हो। उस टाइम हम लोग न्यूज़ बेस पे, इसके रिजल्ट्स वगैरह के बेस पे दोबारा इसमें एंट्री लेवल्स जो पॉसिबल होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। अगला स्टॉक है दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और नो डाउट इस स्टॉक को आप आंख बंद करके अपने ट्रैकर में ऐड कर सकते हैं। अगर अब मैं आपको इसका टेक्निकल चार्ट दिखाऊंगा, चलिए देख ही लेते हैं। ये इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट है और देखिए इसमें कभी भी कोई गिरावट नहीं हुई है 2021 से अभी तक। तो बोल सकते हैं ये ऐसा स्टॉक है जिसमें थोड़ा भी अगर आपको गिरता हुआ ये मिल जाए ज़्यादा तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। पीई रेशियो में आपको इसका रीज़न दिख जाएगा। ईपीएस बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी के टाइम पे राइट नाउ ये अभी एंट्री के लिए सजेशन नहीं दे रहा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर जा चुका है। इवन बॉलिंजर बैंड अगर आप अपने इंडिकेटर को लगा के देखेंगे अपने चार्ट में तो आपको ये सेम चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, तो एक पैटर्न हम लोग बस देख सकते हैं कि जैसे ये हमने मूविंग एवरेज एक लगा रखा है, इस मूविंग एवरेज के जब भी पास आए तब हम लोग इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज अभी के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें बता दूंगा एंट्री कब करना है। हर महीने इसमें लेवल्स चेंज होते रहते हैं। जैसे इस महीने का जो लेवल है मुझे नहीं लगता कभी आएगा, वो है अराउंड 260 के आसपास का। ठीक है, 260 के आसपास का सिर्फ सितंबर का है। तो अगले महीने ये चेंज हो जाएगा, हो सकता है ऊपर चला जाए, हो नहीं सकता, मुझे लगता है ऊपर ही जाएगा जैसे ये स्टॉक है। तो हर महीने मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। लास्ट टाइम जो इसमें हमारा एंट्री लेवल बना था वो बना था जून में। ठीक है, इसी साल के जून में बना था। कितने पे? 245 रुपीज़ पे। बस वही एक मौका था जो मैंने मिस कर दिया और आपको बताना भी भूल नहीं गया, मतलब मैंने देखा ही नहीं, मेरे से ट्रैकिंग में मिस हो गया, तो इसलिए मैंने इसे डिस्कस नहीं किया। लेकिन आगे हमें जब भी मौका मिलेगा तो इसे मतलब डिस्कस भी करेंगे और एंट्री भी इसमें हम लोग करेंगे। फंडामेंटल्स देख ले तो फिनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है। पीई जो है अभी अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पीई रेशियो भले मना कर रहा है लेकिन यहाँ पे स्टॉक का पीई जो है अपने इंडस्ट्री पीई से बराबर दिख रहा है। स्टॉक होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स ने कोई अपना स्टेक नहीं बेचा है। एफआईआई ने एंट्री ली है और कम ज़्यादा करते हैं। अभी रिसेंट टाइम में स्टेक जो है इनका आप देख सकते हैं बढ़ा है। डीआई ने अपने स्टेक को यहीं पे मार्च 22 में ही माइनस कर लिया था, बिल्कुल नील कर लिया था, जो कि अभी भी नील चल रहा है और पब्लिक के पास काफ़ी बड़ा स्टेक है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ तो नहीं है, लेकिन टेक्निकली हम लोग जितने ज़्यादा बुलिश हैं उस हिसाब से अगर इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी भी नहीं है ना। बिगिनर्स के लिए ये स्टॉक ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिगिनर्स के लिए मैंने बोला था जो बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं उनको ऐसे स्टॉक में ही एंटर करना चाहिए जिसमें एफआईआई डीआईआई का जो टोटल हो वो पब्लिक के स्टेक से ज़्यादा हो। वो बहुत ज़्यादा सेफ स्टॉक्स होते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो इसमें एंट्री कर सकते हैं जहां भी आपको सही लगे।
मैं इसमें हमारे मंथली एसआईपी लेवल का वेट करूंगा। अगर आप भी मंथली एसआईपी लेवल पे ही एंट्री करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। आप वहाँ पे मुझे पिंग कर देंगे या रिमाइंड कर देंगे कि ये थोड़ा गिरा है तो इसमें लेवल्स बन सकते हैं क्या, तो मैं वहाँ पे दोबारा इसे चेक करके आपको वहीं टेलीग्राम में ही जवाब दे दूंगा, या तो अगर कुछ डिस्कस करने वाला होगा तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अगला स्टॉक है आरपीजी लाइफ साइंसेज लिमिटेड। बहुत ही ज़बरदस्त इसका भी टेक्निकल दिखाई देता है। फिनेंशियल्स देख सकते हैं बहुत अच्छे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग और अच्छी है। डिविडेंड देने वाली कंपनी है। स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पी के आसपास है। डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही अच्छी इसकी फंडामेंटल अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही है। और अगर इसके आप पीई रेशियो में आके चेक करोगे तो इसका ईपीएस देख के मज़ा आ जाएगा। थोड़ी क्लैरिटी के लिए अगर इसे 3 साल के चार्ट में देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे बाई करके रखा है। ऑब्वियसली ऐसा ही दिख रहा है ये, है ना। ईपीएस देखिए क्या ज़बरदस्त है। मीडियन यहाँ है, यहाँ पे एक बाइंग का चांस था, यहाँ पे एक बाइंग का चांस था। अगर आप बहुत ज़्यादा बुलिश हैं तो यहाँ इस तरह के पोजीशंस में ले सकते हैं। मेरे जैसा थॉट प्रोसेस वाला आदमी इसे मिस करेगा। अब इसका मैक्सिमम टाइम का नहीं, 3 साल का ये चार्ट है। अब इसको मैक्सिमम करके देखते हैं तो भी देखिए लॉन्ग रन में इसने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। यहाँ से थोड़ा सा इसमें एक फॉल दिखाई दिया था, लेकिन ये ऐसा जोन है जिसमें सारी ही कंपनीज गिरी थी, ठीक है। तो उसके बाद रिकवरी भी इसने बहुत ही शानदार, अभी तक ये बहुत शानदार रैली दे रहा है। तो इसमें एंट्री अगर आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा नीचे में हो जाएगी तो देखने से तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा, जिस तरह के इसके रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं लेवल्स वगैरह इसमें बोल के आपको बोर नहीं करूँगा, क्योंकि लेवल्स मेरे इसमें बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं। लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि इसमें बाइंग की जा सकती है, मैं आपको श्योरली वीडियो में और टेलीग्राम में भी बता दूंगा। अभी के टाइम पे इसे सिर्फ मैं अपने ट्रैकर में ऐड करके ही चल रहा हूँ। इन केस अगर मार्केट में किसी भी न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिरता है तो मैं इसमें 1700 के नीचे में एंट्री के लेवल्स दोबारा ढूंढना शुरू करूंगा। जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मेरा टारगेट कहाँ पर है। अगला स्टॉक है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि अगर आप अपने एनएससी के चार्ट में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जब से आया तब से भागता हुआ, राइट। 200-250 का स्टॉक 800-900 के आसपास भटकता हुआ आपको एनएससी के चार्ट में दिखेगा, लेकिन जब आप इसे बीएससी का चार्ट करोगे तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अब ये रिसेंटली आया हुआ स्टॉक नहीं है ये पुराना ही। एनएससी में ये अभी लिस्ट हुआ है, तो इसीलिए उसमें आपको इस तरह से ऐसे भागता हुआ दिखेगा ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स वगैरह थोड़ा अभी के हालात के हिसाब से। तो फंडामेंटल में फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं। डिविडेंड थोड़ा बहुत देती है कंपनी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ओके है। डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है। पीई जो है अपने इंडस्ट्री पीई से थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। बाकी इसके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आके चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक लॉन्ग रन में बीच में बढ़ाया था, फिर उसके बाद कम किया तो ये गया कहाँ पे वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी जोन में अगर पब्लिक को देखें तो यहाँ पे स्टेक बढ़ा है, यहाँ पे फिर स्टेक बढ़ा है। तो जब भी पब्लिक का स्टेक बढ़े ना तो वो थोड़ा नेगेटिव होता है, मैंने कई बार बताया है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि यहीं पे डीआईआई ने भी ऐड किया था, थोड़ा सा उन्होंने अभी फिर कम कर लिया है 1% के आसपास। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो एफआईआई ने थोड़ा स्टेक बढ़ाया था, पहले से थोड़ा कम हुआ था लेकिन यहाँ पे स्टेक बढ़ाया था और अभी फिर उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। लेकिन कभी भी अगर प्रमोटर अपना स्टेक कम करें और वो स्टेक एफआईआई या डीआईआई के पास जाए तो वो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक पब्लिक के पास गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्स है ये, तो न्यूट्रल मान के इसे चलेंगे। चलिए अभी इसमें हम लोग पीई रेशियो एक बार देख लेते हैं। तो पीई रेशियो अगर मैक्सिमम वाले में हम लोग चेक करेंगे चार्ट में तो ईपीएस तो कोई प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। लेकिन पीई जो है अपने मीडियन से बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसे थोड़ा शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग 3 साल का देखेंगे तो इसमें भी हमको अभी पीई है बहुत ऊपर अपने मीडियन से, तो इसमें थोड़ा सा वेट करने का ही सजेशन अभी दिख रहा है। बालू फोर्ज अच्छी कंपनी है, सुनने में भी अच्छी है, न्यूज़ वाइज भी अच्छी है और फंडामेंटल में भी कुछ खराबी हमको नहीं दिख रही, बस थोड़ा सा महंगा ज़्यादा चल रहा है अभी, है ना। आप थोड़ी श्योरिटी के लिए अगर इसमें बॉलिंजर के चार्ट में आप इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल क्या हो रहा है, खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा है। तो खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा है तो जब भी ये गिरेगा, आप ये यहाँ से हो सकता है और डबल हो जाए, हो सकता है बोल रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन जब भी ये गिरेगा तो फिर ये कवर भी वैसे ही करेगा, या तो बहुत लंबा गिरेगा या तो बहुत सालों तक फिर ऐसे ही पकाएगा, ठीक है।
कुछ ना कुछ इन दोनों में से होगा। हर स्टॉक में यही होता है, जो भी स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता है वो या तो गिरता तेज़ी से है या तो कंसोलिडेशन उसमें चालू हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें एंटर करना मेरे हिसाब से मेरे लिए तो सेफ नहीं है। थोड़ा अगर ये यहाँ से आधा हो जाए, आप मजाक मत समझना, लेकिन मैं लिटरली यही चाह रहा हूँ कि अगर ये 400 के आसपास आएगा ना तभी मेरे लेवल में आएगा, अदरवाइज़ ये मेरे लेवल से ऑलरेडी बहुत बाहर हो चुका है। ठीक है, तो इसे आगे कभी डिस्कस करेंगे। बस मैं आपकी नज़र में इसे लाना चाह रहा था। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसको जानते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं जानते हो तो अपने ट्रैकर में इसे लगा के रख सकते हो फ्यूचर के लिए। अगला स्टॉक डिस्कस करने से पहले गाइज, अगर आपको इस तरह के वीडियोस, इस तरह के सेट ऑफ स्टॉक्स जिनमें लेवल्स अभी नहीं है, इनको अगर डिस्कस करते हुए सुनने में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कमेंट करके बताना ज़रूर, अदरवाइज मैं फालतू में मेहनत कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज आपको लेवल्स में नहीं दिख रहे, लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद या हो सकता है अगले साल शायद आपको लेवल्स में मिले, है ना? तो आपको अभी के टाइम पे ये फ़ायदा नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है शायद कई सारे लोग इस तरह की वीडियोस पसंद नहीं करते होंगे। तो आप कमेंट करके बता ज़रूर देना अगर आपको इस तरह की वीडियोस नहीं चाहिए। आपको अगर वही स्टॉक्स चाहिए जो आज की तारीख में या आने वाले दिनों में हमारे बाइंग लेवल्स में आ सकते हैं, तो मैं उन्हीं स्टॉक्स को ज़्यादा डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए अगला स्टॉक है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। नाम में पावर है लेकिन इसका काम कुछ और है जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। माइनिंग ऑफ आयरन ओर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन ओर पैलेट, स्पॉन्ज, आयरन, स्टील, बिलेट्स वगैरह वगैरह, जो भी मेटल वाले अलग अलग आइटम्स ये कंपनी बनाती है। ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो आप इसके वेबसाइट में जा सकते हो। बाकी फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है। तो बहुत ही अच्छा इसका फंडामेंटल दिखाई दे रहा है। स्टॉक का पीई जो है अपने इंडस्ट्री पीई से नीचे चल रहा है। चलिए इसको देखते हैं एक बार पीई रेशियो में। तो यहाँ पे बहुत ये पहले की कंपनी है, 2007 का भी आप देख सकते हैं डेटा। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, 3 साल का करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ईपीएस जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन पीई भी बहुत ज़्यादा अपने मीडियन से ऊपर है। ओके, तो अभी तो बाइंग के लिए पीई रेशियो सजेशन नहीं दे रहा, लेकिन इसका लॉन्ग टाइम का चार्ट देखते हैं, मैक्सिमम टाइम का पहले देखते हैं। तो मैक्सिमम टाइम का इसका चार्ट जो है अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। जिन्होंने बहुत लंबे समय से इसे होल्ड किया होगा, बहुत इसने अपना पैसा जो है मल्टीप्लाई किया है। मेरी एंट्री इसमें कहाँ पे हो सकती है? देखिए, अगर 600 के नीचे ये कभी आता है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे। यहाँ से थोड़ा सा स्टेक कम हुआ है जो कि एफआईआई के पास गया और डीआईआई के पास गया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा पब्लिक के पास भी गया, लेकिन ठीक है, उतना चलता है। यहाँ पे पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, तो ये कहाँ गया? ये भी गया एफआईआई के पास। तो एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको अभी एफआईआई ही भगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट से एफआईआई का पैसा निकलता हुआ दिखे आपको बल्क में बहुत सारी कंपनीज में, तो हो सकता है चांसेस होंगे कि इसमें से भी पैसा निकले। उस टाइम में हमको इसमें एंट्री के लेवल्स शायद मिल सकते हैं। अभी के टाइम पे ट्रैकर में ही ऐड करके चलना पड़ेगा। अगला स्टॉक है एडीएफ फूड्स लिमिटेड। काफ़ी नोन स्टॉक है ये। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी बराबर के आसपास दिख रहे हैं। डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी नहीं है और इसमें भी इन्होंने प्लेजिंग करके रखी है। तो मैंने हमेशा बोला है कि 5% से ऊपर वाली जो प्लेजिंग वाली कंपनीज होती हैं मुझे थोड़ी सी रिस्की लगती हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर दोगे, ये प्लेजिंग वाला पार्ट इग्नोर कर दोगे, तो इसके अलावा आपको इसमें रेयरली ही कुछ नेगेटिव मिलेगा। प्योटर्स की स्कोर देखो, फाइनेंशियल्स अच्छे दिख रहे हैं। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आके चेक करोगे तो आपको ये तो चलो हमने देख ही लिया कि ये कम हुआ है, लेकिन कम होके किसके पास गया है? ये आया है एफआईआई और डीआईआई के पास। अभी के टाइम का डेटा अगर चेक करेंगे तो एफआईआई और डीआईआई के पास आया है ना? क्योंकि पब्लिक का डेटा अगर पहले देखें तो बीच में बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन फाइनली अभी जो है डेटा वही सेम है। 45% जो है पब्लिक होल्ड कर रही है। तो बोलने के लिए बोल सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खास चेंजेस नहीं है। चार्ट अगर इसका मैक्सिमम टाइम का चेक करेंगे तो ये है इसका प्राइस चार्ट, जो कि हमको इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा रहा है। बीच बीच में फॉल्स आते हैं, एंट्री के मौके बनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये ऊपर ही जा रहा है। कोई बहुत बड़े फॉल्स इसमें नहीं दिख रहे। इवन इसका पीई रेशियो देखेंगे तो एंट्री के बहुत सारे मौके इसमें हमको दिखे हैं। ठीक है, अभी इसको 3 साल का अगर हम लोग करके देखें तो अभी के टाइम पे एंट्री का मौका नहीं है, थोड़ा वेट करने का सजेशन है। लेकिन ईपीएस बढ़ता हुआ है, तो कभी भी अगर ये पी नीचे आता है मीडियन के पास तो हम लोग इसे दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे
अगर आप भी प्लेजिंग वाली कंपनीज को पसंद नहीं करते तो इसमें देखिए मेरा स्ट्रैटेजी क्या होता है इस तरह की कंपनीज में। अगर मुझे टेक्निकली स्टॉक बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है, जैसे इसका चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, तो हो सकता है प्लेजिंग अभी है, बाद में शायद प्लेजिंग कम हो जाए, जो गिरवी रखा हुआ है स्टेक प्रमोटर्स ने वो शायद हट जाए या कम हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए पॉजिटिव, लेकिन मैं अपने साइड से सेफ ही चलूँगा। तो अभी इस तरह के स्टॉक में क्या होता है, जैसे मान लो मेरा एक जो लेवल बन रहा है वो सपोज करके चलो कि 200 रुपये पे बन रहा है, ठीक है, पहला जो लेवल है एंट्री लेवल मेरा 200 के आसपास बन रहा है, तो मैं 200 पे एंट्री नहीं करूँगा। एज सिंपल एज दैट। मैं किस में एंट्री करूँगा, मैं अगले लेवल पे, जैसे 150 का मेरा अगला लेवल है तो मैं 150 के आसपास में ही इसमें एंट्री करने में कंफर्टेबल फील करूँगा, अदरवाइज मैं इसे इग्नोर करूँगा, ठीक है। तो जिस भी स्टॉक में मैं प्लेजिंग की वजह से या किसी भी दूसरी चीज़ की वजह से मैं अगर कंफ्यूज हो जाता हूँ तो उसमें मैं अपना जो अगला टारगेट है वो इग्नोर करके उसके अगले टारगेट पे अपना जीटीटी लेवल लगा देता हूँ या तो अलर्ट लगा देता हूँ। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे लोग भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो बातों बातों में मैंने बता ही दिया कि इसमें पहला जो टारगेट था वो 200 का था और अगला मेरा 150 का है। यहाँ पे आता है या नहीं वो तो मार्केट ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इसे सिर्फ ट्रैकर में ऐड कर रहा हूँ मैं। अगला स्टॉक भी वैसे ही है, पीसीबीएल लिमिटेड, बहुत ही ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक। उससे पहले आप ये देख लीजिए स्टॉक का पी जो है इंडस्ट्री पी से नीचे दिख रहा है। डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी देती है, प्रमोटर्स होल्डिंग ठीक है, डेट जो है इसके ऊपर ज़्यादा दिखेगा तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें, लेकिन फ्री कैश फ्लो है इनके पास, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। बाकी इसमें अगर इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आके चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक दिख रही है, उसके अलावा एफआईआई और डीआईआई दोनों के पास अच्छा खासा स्टेक है, लेकिन पब्लिक के पास बहुत बड़ा स्टेक है। अब इसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बिगनर्स के लिए तो अच्छा नहीं है। अब इसमें अगर पीई रेशियो आके चेक करेंगे तो यहाँ पे ईपीएस कम ज़्यादा, लेकिन ठीक है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए इसे 3 साल का देखेंगे तो ईपीएस अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन पीई भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो ये आपको आपके चार्ट में भी दिख जाएगा, ठीक है। आप अपने कैंडल वाले चार्ट देखोगे तो उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा बाइंग हुई इसमें दिखेगी आपको। तो अभी ये भी स्टॉक ऐसा ही है कि आप इसे अपने ट्रैकर में ही ऐड करके चल सकते हो। बाइंग के लिए मुझे लगता है जब तक स्टॉक यहाँ से आधा नहीं हो जाता, लगभग 200 पे नहीं आ जाता, तब तक सेफ़ नहीं होगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट ईयर ही हमको शायद 200 300 350 कहीं पे भी हमको लेवल्स दिख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इस साल के लिए 200 ही मुझे इसमें लेवल ठीक दिख रहा था। 200 या 220 बोल सकते हैं, जहाँ पे ये आया भी था जून के महीने में, ठीक है। तो इस साल जो भी एंट्री के लेवल्स हमारे बने थे ना, वो या तो मार्च में बने थे या तो जून में बने थे, मैक्सिमम जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें। तो इस वाले स्टॉक में जून में हमारा एक लेवल बना था जो कि हमने मिस किया है, तो मिस किया है। जिन्होंने एंट्री की है वो अभी इसमें प्रॉफिट्स देख रहे होंगे, डबल प्रॉफिट। जिनके पास नहीं है वो ट्रैकर में ऐड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। देख सकते हैं लास्ट डे भी इसमें अपर सर्किट में ही क्लोज हुआ है। ये फिनेंशियल्स में फुल मार्क्स है, डिविडेंड बहुत अच्छा है, प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये पूरा का पूरा इन्होंने क्या किया है, गिरवी रखा हुआ है। तो प्रोमोटर्स का पूरा ही स्टेक गिरवी रखा हुआ है, तो मैं इससे तो बाहर रहूँगा, लेकिन आप इसका टेक्निकल देखोगे चार्ट तो आपको मन कर जाएगा इसमें एंटर करने का। चलिए इसका चार्ट देखते हैं मैक्सिमम टाइम का। तो आपको लॉन्ग रन में तो इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आप ये सोचो कि किसी ने अगर यहाँ एंट्री की हो, यहाँ एंट्री की हो, तो उसको कितने पैसे बन गए होंगे। 1 2 3 4 5 रुपए का स्टॉक अगर 200 छू के आए तो इसी को बोला जाता है करोड़पति बनाने वाला स्टॉक। लेकिन ये सब लक की बातें हैं, बाकी इसको कौन भगाते हैं वो सब आपको मालूम ही है। अभी ये नहीं है कि ये यहाँ पे कोई फंस जाएगा। देखिए एंट्री करने के लिए आपको अगर नीचे में ही एंट्री होती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर जैसे ये इसका ऑल टाइम हाई था, ये ऑल टाइम हाई को इसने जैसे ब्रेक किया, तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री की तो वो एक होता है प्लानिंग, सबकी अलग अलग प्लानिंग होती है। जैसे कुछ होते हैं जो ब्रेकआउट वाली एंट्री करते हैं, जो ब्रेकआउट होते ही एंट्री करते हैं, तो वो इन्वेस्टर अलग होते हैं। कुछ होते हैं जो मोमेंटम वाले, जो स्टॉक्स हमेशा ही भाग रहे हैं, उसमें हल्की सी भी गिरावट आती है तो एंटर कर जाते हैं, वो होते हैं मोमेंटम वाले। तो हर किसी का इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होता है। तो आप ये मत बोल देना किसी को कि आपका तरीका गलत है, क्योंकि हर कोई अपनी रेस अपने तरीके से भाग रहा है। तो इस स्टॉक को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आपको जो भी डिसाइड करना है आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ जो है प्लेजिंग वाली पार्ट मेरे लिए बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ है। बाकी अगर यहाँ पे हम लोग आके चेक करें शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो एफआईआई के पास बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पे ऐड हुआ है, डीआईआई ने भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, तो स्टॉक भागेगा नहीं तो और क्या होगा, राइट।
तो मेरी समझ से थोड़ी बाहर की चीज़ें हैं ये सब, है ना। जब प्रोमोटर अपना पूरा स्टेक बेच दे तो मेरा कमेंट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाकी स्टॉक भाग रहा है तो भाग रहा है, जिसके पास अगर है तो आप होल्ड करके चलो, मज़े लो प्रॉफिट्स के। मैं पर्सनली इसे अपने ट्रैकर में ऐड नहीं कर रहा, मुझे इसमें एंट्री नहीं करनी है जब तक प्लेजिंग का माहौल कुछ इस तरह का रहता है। अगला स्टॉक आपने पूछा है ZF स्टीयरिंग गियर इंडिया लिमिटेड। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, फाइनेंशियल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है। इसका ऑल टाइम का प्राइस चार्ट देखेंगे तो ऊपर नीचे चलने वाली कंपनी है। अभी जो इसका टॉप था उसी के आसपास में अभी ये है, तो इसने प्रॉपर ब्रेकआउट तो नहीं दिया है। अगर यहाँ से ये ऊपर चला जाता है तो ब्रेकआउट वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी अगर यहाँ से ये पलट जाता है तो सेलिंग करने वाले जो होते हैं ट्रेडर्स, वो इसमें कुछ गेम खेल सकते हैं अगर खेलना चाहे तो। बाकी इन्वेस्टिंग के लिए तो मुझे ये स्टॉक उतना कुछ खास नहीं दिख रहा अभी फ़िलहाल, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो। बाकी न्यूज़ बाइस अगर कुछ चल रहा है तो आप बता सकते हो। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में आके अगर हम लोग चेक करेंगे तो लॉन्ग रन में तो स्टेक कम हुआ है, लेकिन काफ़ी टाइम से 2019 से यही स्टेक चल रहा है और वही हाल चल रहा है पब्लिक में भी और FII DII में भी। तो कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। किसी भी रीज़न से अगर ये गिर के ना नीचे आके अगर 700-800 के पास आपको दिखता है तो आप मुझे एक बार बोल देना, तब इसे अच्छे से हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज अभी तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगला स्टॉक भी 1000 करोड़ के मार्केट कैप से नीचे वाला स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, तो आगे जाके बड़ा बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम जो हो सकता है स्टेक वो है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, डेट भी कम है, तो फंडामेंटली स्टॉक अच्छा दिख रहा है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स हमने देख ही लिया। उसके अलावा गवर्नमेंट के पास थोड़ा बहुत स्टेक है, FII DII इसमें नहीं है। और अगर इसका PE रेशियो देखेंगे तो मीडियन के नीचे इसका PE चल रहा है। EPS ठीक ठाक ऊपर नीचे करते हुए चल रहे हैं। अभी हम लोग 5 साल का डेटा देख रहे हैं। प्राइस चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो ये 5 साल से कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इतना कुछ देखने के बाद आपको एंट्री इसमें करने का मन कर रहा है तो भी मेरा सजेशन ये होगा कि 310-300 के ऊपर ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग चुका है। मैं पर्सनली इसको इग्नोर करूँगा। गाइज, सारे स्टॉक आप सोचोगे कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो हैं आपने जो पूछे हैं ये सारे है ही उस टाइप के। चलिए कोई बात नहीं। अगला स्टॉक और आखिरी स्टॉक इस वीडियो का है ओशिया हाइपर रिटेल लिमिटेड। छोटा मार्केट कैप, छोटा प्राइस, 50% से कम की प्रोमोटर्स होल्डिंग, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे, डेट ठीक ठाक, रिटेल बिजनेस वाली ऑब्वियसली ये कंपनी है, तो इसको थोड़ा स्टडी कर लेना। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो ये बात जान लेना कि 2% से ज़्यादा ऊपर या नीचे ये नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ अभी चेकिंग वगैरह चल रही है। बाकी अगर इसके चार्ट में आके PE रेशियो देखेंगे तो EPS बढ़ता हुआ और मीडियन के नीचे या मीडियन के आसपास ही इसका PE दिख रहा है, तो एंट्री करने के लिए ओके बोल रहा है PE रेशियो। बाकी इसका प्राइस चार्ट देखेंगे तो लॉन्ग रन में अच्छा खासा भागता हुआ, यहाँ पे एक गिरावट हुई थी तो ये गिरावट का रीज़न देख लेना और कमेंट करके बताना कि इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं। और ये भी बताना कि यहाँ पे FII ने मार्च में एंट्री करके फिर यहाँ पे एग्जिट क्यों किया। तो ये स्टॉक जो है आपके लिए होमवर्क है। कमेंट नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा अपनी भी नॉलेज शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।